इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है सबसे बड़े इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार का। हमारी नजर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की उन खबरों पर रहेगी जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज की पहली बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है, किसानों के मुद्दे की है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के करनाल में पुलिस पर अटैक करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो राकेश टिकैत को भारत में तालिबान दिखाई देने लगा। किसान के मुद्दे पर कैसे 2022 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर पूरी डिटेल हम रखेंगे आपके सामने विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर इलेक्शन शो में उत्तर प्रदेश से ही, जहां ब्राह्मण वोट फिर से लुभाने की कवायद में लगी हुई हैं मायावती और अगले महीने से उत्तर प्रदेश का चुनाव अभियान शुरू करने वाली हैं। मायावती ने इसके लिए जो मंच चुना है वो भी ब्राह्मण सम्मेलन का ही मंच है। जी हां, क्या इस बार ब्राह्मण बीएसपी की सरकार बनवाएगा? पूरी खबर डिटेल के साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने एक विवादित बयान दिया है। देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा है, यह कहना है राकेश टिकैत का। देश में सरकारी तालिबान की कमांडर मौजूद है। राकेश टिकैत ने कल करनाल में हुई पूरी घटना के बाद ये एक विवादित बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा है और देश में सरकारी तालिबान के कमांडर मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर कहा कि जिसने सिर फोड़ने का आदेश दिया वो तालिबान कमांडर है और पुलिस की ताकत से सरकार देश पर कब्जा करना चाहती है। हमने कहा कि देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर इसका? ये जो उसने आदेश दिया सिर फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी सुबह, हाँ तो करनाल में तो वो तो दिखाएंगे ना कि मैं सरकारी तालिबानों का कमांडर हूँ। मैं पुलिस फोर्स के दम पे यहाँ पे हूँ और आए मेरे सामने किसान पुलिस फोर्स की ताकत पे वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश। सर वीडियो जो वायरल हो रही है उसको क्या कहेंगे? जो वीडियो कह तो दिया ना सरकारी तालिबानों का कमांडर, और क्या को आओ। तो किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच एसडीएम ने जो बयान दिया उस पर एक और विवादित बयान आ चुका है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हरियाणा के नूह से ही जुड़े हुए हैं, हम सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। इस वक्त नूह में पहले तो क्या बड़ी तैयारी की गई है, किस तरीके से इस पंचायत को अमली जामा पहनाया जा रहा है और साथ ही ये विवादित बयान एसडीएम को उन्होंने तालिबानी कमांडर करार दे दिया, क्या इसकी गूंज सुनाई दे रही है सियासी हलकों में? भारत उठे और जवानों, मेरे देश के वीर किसानों, मोहे जानो या ना जानो। कुमार सोनू, क्या मेरे तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि मैं देख सकती हूं जहां पर आप खड़े हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। अपना सवाल मीनाक्षी, अपना सवाल दोहराते हैं एक बार। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि जो तालिबानी कमांडर नामक एक बयान दे दिया है इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत ने, उसकी गूंज किन किन सियासी हलकों में सुनाई दे रही है? क्योंकि आतंकवाद से सीधा तुलना कर देना ये समझ के परे है। देखिए मीनाक्षी, इस वक्त क्योंकि मैं नूह में हूँ और यहाँ पर किसानों की महापंचायत हो रही है और जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, चाहे वो सरदार जोगिंदर सिंह हो, दर्शन पाल हो, योगेंद्र यादव हो, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये विवादित बयान दिया और सरकार की तुलना जो है सरकारी तालिबान से कर दी है, तो उसको लेकर अभी हम फिलहाल बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये विवाद है उससे जो है ये पूरा उनका बयान जो है तूल पकड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर महापंचायत शुरू हुई है, जिस तरीके से कल करनाल में लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद ये पहली महापंचायत हो रही है और वो भी हरियाणा के मेवात जिले में, तो जिस तरीके से राकेश टिकैत ने पूरा बयान दिया ये कहीं ना कहीं विवाद जरूर खड़ा करेगा। इस पे जो है संयुक्त किसान मोर्चा की मुश्किलें भी बढ़ेंगी सफाइयां देने को लेकर। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये पूरा बयान दिया, उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था।
विवादित बयान है। आखिर अपना विरोध वो जताएं जो कि पिछले तकरीबन 10 महीनों से वो जता ही रहे हैं, लेकिन विरोध जताना कोई बुरी बात नहीं है। कुमार सोनू, ये बात सही है कि किसानों की अपनी मांग है, लेकिन किसानों के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर कौन अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है, सवाल ये भी पूछा जाएगा इन आंदोलनरत किसानों से। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार सोनू आपका। किसानों के नाम पर मोदी और योगी के खिलाफ सियासी मोर्चा आज नूंह में जुट रहा है। नूंह की महापंचायत में कौन कौन होगा और कौन कौन मंच पर मौजूद है, ये आप जान लीजिए। असद मील खेड़ला ये मौजूद रहेंगे, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, इसके अलावा बलबीर सिंह राजेवाल। राकेश टिकैत का बयान तो अभी हमने आपको सुनाया ही। इनके अलावा जोगेंद्र सिंह उगराहा, दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, जिनकी शुरुआत राजनीति से हुई, आम आदमी पार्टी की राजनीति करते करते अब ये किसानों की सियासत में भी चले गए हैं। किसानों का मुद्दा वेस्टर्न यूपी में बहुत अहमियत रखता है और इसके पीछे उसकी एक वजह है, वो है जाट फैक्टर। पूरे राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 से 8% आबादी जो है वो जाटों की है। वेस्टर्न यूपी में 17% आबादी जो है वो किसानों की है, जो जाट बहुल्य इलाका कहा जाता है। 18 लोकसभा सीटों पर इनका सीधा सीधा असर है, इसलिए जाट फैक्टर सभी सियासी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन का कहां कहां असर हो सकता है या फिर असर पड़ना शुरू हो चुका है, ये अब हम आपको समझाते हैं। जिले कौन कौन से, पहले आप वो देखिए। इनमें है कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर। इनके अलावा बात की जाए गाजियाबाद की, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की बात की जाए, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर और हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद। अब अगर इन्हें आप केवल जाटों की बहुलता के हिसाब से देखेंगे तो शायद बात पूरी नहीं होगी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक गुट तैयार करने की कवायद होती है तो उसमें अपने आप अल्पसंख्यकों को भी जोड़ सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी, जहां पर जाटों की बहुलता है और जहां पर मुसलमानों की बहुलता है, वहां से आंदोलनरत किसान अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज्यादा जानकारी लेते हैं रुचि कुमार से, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गई, हम सीधा उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। और रुचि, आप बेहतर तरीके से इसे समझा पाएंगी कि किसानों के लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ये जाट लैंड और क्यों अब उनकी अगली नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है? देखिए, ऐसा है, अगर मीनाक्षी आप पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी देखेंगी तो 23 करोड़ की आबादी में से करीब 16 करोड़ की आबादी गांव में रहती है और करीब 97,000 गांव उत्तर प्रदेश में हैं। तो समझ सकती हैं कि चुनाव का साल है, अगले साल चुनाव होना है फरवरी में उत्तर प्रदेश में। तो जो किसान हैं, उनका जो किसान आंदोलन है, जिस तरह से आप बता रही हैं, जाट जो पूरी लैंड है वहाँ जो किसानों का रुख होगा। हालांकि आप अगर जाट लैंड से निकल के आगे बढ़ेंगी मीनाक्षी, तो उत्तर प्रदेश में बाकी जगह किसान आंदोलन का असर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों की कोशिश यही है, जो किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, कि इस आंदोलन का असर पूरे यूपी में आए, क्योंकि अगले महीने उन्होंने बड़े आंदोलन का ऐलान कर रखा है। तो काफ़ी मायने रखते हैं किसान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि किसानों के जरिए वोट हासिल किया जा सके। मीनाक्षी, बिल्कुल, एक तरफ सरकार है जो किसान कल्याण निधि, इन योजनाओं के जरिए किसानों का मन मोहने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ये आंदोलनरत किसान है जो अपना आंदोलन अब उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करे, जिनमें वेस्टर्न यूपी सबसे महत्वपूर्ण है। रुचि हमारे साथ बनी रहेंगी क्योंकि अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है और खबर जुड़ी हुई है मायावती से, जो इस बार वोटों की सियासत को चमकाने के लिए ब्राह्मणों का सहारा ले रही हैं। बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन वो करने वाली है। 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान का आगाज करने वाली हैं मायावती और ये आगाज उनका लखनऊ से ही होगा। 7 सितंबर की तारीख तय कर ली गई है। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन से इस अभियान की शुरुआत करने वाली हैं मायावती। और आप देखिए, ये वही ब्राह्मण हैं जो बीएसपी के लिए किंग मेकर साबित हुए थे और अब एक बार फिर से उन्हें अपने पाले में करने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं। सतीश चंद्र मिश्र जो पिछले करीब 1 से 1.5 महीने से ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और 4 सितंबर तक वो 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके होंगे। उसके बाद 7 सितंबर को लखनऊ में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें लखनऊ के अलावा
पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण शामिल होंगे, जहां मायावती 2022 की जंग का आगाज करेंगे। अब आप ये समझिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी कितनी है और ब्राह्मणों का साथ क्यों मायावती के लिए जरूरी है। और ये इतिहास कहता है कि अगर मायावती को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया किसी ने तो उसमें ब्राह्मणों का भी योगदान रहा। उत्तर प्रदेश में करीब 11 से 12% ब्राह्मण वोट है। इनमें मुस्लिम, दलित और ओबीसी के मुकाबले इनकी आबादी वैसे तो काफी कम है, लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिसको चाहते हैं उसके पक्ष में हवा बनाने और लहर बनाने का काम ब्राह्मण करते हैं। और यही वजह है कि जहां ब्राह्मण चाहते हैं उनकी सरकार बन जाती है। अब आपको बताते हैं कि 15% से ज्यादा ब्राह्मण जो वोट हैं वो कहां से आते हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं। इनमें सबसे पहले बात की जाए बलरामपुर की, बस्ती की, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, देवरिया, जौनपुर, अमेठी वो इलाका जो अब बीजेपी का हो चुका है। वाराणसी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलाका, उनका संसदीय क्षेत्र चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा और वाराणसी। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। रुचि, ब्राह्मणों का वोट मायावती के लिए जरूरी इसलिए भी है कि पिछली मर्तबा भी अगर उन्होंने सत्ता का शीर्ष हासिल किया तो इसके पीछे वजह ब्राह्मण ही रहे थे। तो अब ऐसे में क्या ब्राह्मण उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों की राजनीति में उन्होंने ब्राह्मणों को नगण्य घोषित कर लिया था अपनी पार्टी के लिए, एक तरीके से कहा जाए। देखिए, ऐसा है, कोशिश यही है बीएसपी की, मायावती की, क्योंकि मायावती के सामने मुश्किल ये है कि जो 22 से 23% दलित है उत्तर प्रदेश में, उसमें आधा जाटव है। तो जो जाटव वोट है वो तो मायावती के साथ एकजुट है, लेकिन जो नॉन जाटव वोट है वो काफ़ी बड़ी तादाद में बीजेपी ने उसमें सेंध लगा दी है। तो अब मायावती 2007 में जिन्होंने बहुमत की सरकार बनाई यूपी में, उसके बाद 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो ब्राह्मण वोटों पर नज़र है, और जिस तरह से आप जो ब्राह्मण सम्मेलन देख रही हैं सतीश मिश्रा के, तो एक तरह का माहौल बना रही है बीएसपी की बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। उनका ये आरोप है कि बीजेपी शासन में उत्तर प्रदेश में 400 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। वो विकास दुबे का मामला उठाते हैं, खुशी दुबे का मामला उठाते हैं और बताते हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण सिर्फ एक गुलदस्ते की तरह बैग उठाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मायावती की जो सरकार थी उसमें 15 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए, 35 दर्जा प्राप्त ब्राह्मण मंत्री बनाए गए, यूपी का डीजीपी ब्राह्मण बनाए गए, विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण बनाए गए, 6 ब्राह्मण राज्यसभा में भेजे गए, बड़ी तादाद में ब्राह्मण अधिकारियों को अच्छी पोस्ट दी गई। यानी वो ब्राह्मणों को ये बताने की कोशिश में है बीएसपी कि बीजेपी उनका ध्यान नहीं रख रही, जबकि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी उनकी हितैषी रही है। ठीक कह रही हैं, लेकिन वही बीजेपी गिनती कराने लग जाएगी कि हम अयोध्या का विकास कर रहे हैं, वाराणसी को हेरिटेज सिटी के तौर पर और डेवलप किया जा रहा है, राम मंदिर का काम बीजेपी कर रही है। तो लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है, हमारी नजर भी इसलिए बनी रहेगी। शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की गूंज पंजाब की सियासत में रंग ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा सरकार पर कैसे हमला बोला है, पूरी खबर बताएंगे आपको डिटेल में एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। चुनाव में किसानों के वोट हर किसी को चाहिए और यही वजह है कि हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपना वोट बैंक साधने में जुट गए हैं। अमरिंदर सिंह ने पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की है। कैप्टन ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए जानबूझकर हमला किया, जो न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि निंदनीय है। कैप्टन ने कहा कि बीजेपी को इसका अंजाम पंजाब और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा। हमारा आज के इस कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही।
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।